नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस सिक्योरिटी। मेनली डेटाबेस के अंदर किस प्रकार की सिक्योरिटीज हम यूज करते हैं, किस टाइप से डेटा को सिक्योर रखा जाता है, ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से सिक्योर किए जा सकते हैं, क्या क्या अपने अप्रोच जो है वो सिक्योरिटी की यूज करते हैं। इसके अलावा जब किसी वजह से फेलियर या डेटा क्रैश हो जाता है तो किस प्रकार से उसको हम रिकवर कर सकते हैं, हमारी बैकअप स्ट्रेटजीज क्या रहेगी, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस कंटेंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर। तो आज तो इस लेक्चर के अंदर तो हम डेटाबेस सिक्योरिटी का बेसिक्स डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सेस मेथड्स, बैकअप मेथड्स, रिकवरी मेथड्स, इन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज डेटाबेस सिक्योरिटी? डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर, सिंपली। ठीक है, डेटाबेस क्या है? डेटा या इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या होती है अपने आप में? इट इज बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर, है ना। ये एक ऐसा मेथड होता है जो किसी खतरे से हमें बचा के रखता है ना। जिसके रेफरेंस में भी, अगर डेटाबेस के रेफरेंस में बात करें तो डेटाबेस को आने वाले जो खतरे हैं उनसे बचा के रखता है, जो डेंजर्स है। डेटाबेस सिक्योरिटी, it is the mechanism that protect the database against intentional or accidental threats। यानी मेनली डेटाबेस सिक्योरिटी क्या है? डेटाबेस सिक्योरिटी एक वो मैकेनिज्म है जो कि मेनली प्रोटेक्ट करती है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? या तो कोई जानबूझ के आपके डेटा को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, उनसे ये प्रोटेक्ट करती है, या फिर एक्सीडेंटल डेटा, जैसे सिस्टम फेलियर हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है किसी वजह से, तो इस टाइप के एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स भी मान लो हो सकते हैं, या गलती से कई बार डेटा डिलीट हो जाता है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्ट करता है। और अगर जानबूझ के कोई डेटा चोरी करना चाहता है, कुछ डेटा रिमूव करना चाहता है, तो उनके अगेंस्ट भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम malicious attempts to steal और modify data। तो ये मेनली प्रोटेक्ट करता है बाहर से जो भी मेनली जो व्यू यूजर्स होते हैं, जो और जो डेटा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं या डेटा को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, इन सब से हमें मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सिक्योरिटी रिस्क टू डेटा डेटाबेस इंक्लूड्स। ठीक है, कौन कौन से सिक्योरिटी रिस्क हैं जो डेटाबेस मेनली इंक्लूड करता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिक्योरिटी रिस्क की हम बात करें तो देखो, बैंक अकाउंट्स, यहाँ पे बैंक अकाउंट्स भी मेनली डेटाबेस पे ही होते हैं सारे के सारे। तो ये मेनली रिस्की मान सकते हैं हम, क्योंकि अगर किसी के बैंक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई, किसी के बैंक अकाउंट से अनऑथराइज्ड यूजर ने अगर कुछ एक्सेस किया, तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, सैलरी, इनकम टैक्स डेटा, ये सभी के सभी हाई रिस्की डेटा होते हैं। यूनिवर्सिटी एडमिशन, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी के डेटाबेस की बात करें तो मार्क्स और ग्रेड्स,
है ना। रिजल्ट जो होते हैं आपके वो भी डेटाबेस पे रहते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, लाइसेंसेस। तो इस टाइप के बहुत से फैक्टर्स हैं जो मेनली डेटाबेस के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव और रिस्की है, ठीक है। तो इनको मेनली हाईली सिक्योर किया जाना बहुत जरूरी है ना। बैंक अकाउंट्स को अगर सिक्योर नहीं किया जाएगा तो आप सब जानते हो क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है और उसके अंदर अगर सिक्योरिटीज नहीं है तो परिणाम आपको पता है क्या होने वाले हैं। हमेशा गोज टू डेंजरस, है ना। सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स कैन बी अराइजेज। तो इन सब से बचने के लिए हमें यहाँ पे मेनली सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। डिपेंड करता है कि जो डेटाबेस जो है वो किस टाइप का है, कितना सेंसिटिव है, कितना रिस्की है, उसके अकॉर्डिंग हम सिक्योरिटी लेयर जो है वो यूज करते हैं। व्हाट इज थ्रेट्स? थ्रेट क्या होते हैं? तो अगर देखो थ्रेट्स की यहाँ हम बात करें, थ्रेट्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई। थ्रेट्स एनी सिचुएशन और इवेंट, किसी भी टाइप की कंडीशन, सिचुएशन और इवेंट जो है, वेदर इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, जो कि जानबूझ के परफॉर्म किया हुआ भी हो सकता है, इंटेंशनल भी हो सकता है ना। इंटेंशनल भी जैसे मान लो किसी को डेटा को डैमेज करना है तो वो उस डेटाबेस के अंदर इंटेंशनली घुसेगा और डेटाबेस को डिलीट करेगा, डिलीट करने की कोशिश करेगा। और एक होता है एक्सीडेंटल, जो अकस्मात हो जाता है, करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है ना। दैट में adversely affect a system और consequently the organization। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस और इवेंट्स होते हैं जो इंटेंशनल या एक्सीडेंटल हो सकते हैं, और उनकी वजह से अगर सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़ता है या ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, देन वी कैन कंसिडर देम एज थ्रेट्स, है ना। उनको हम थ्रेड्स के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। दीज आर थ्रेड्स फॉर आवर सिस्टम एंड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। So there are two things: computer system where we manage database, ठीक है, and database, the storage memories। There the threads are divided in certain types। तो अगर थ्रेड्स की हम यहाँ पे बात करें तो देखो किस किस टाइप के थ्रेड्स यहाँ पे हो सकते हैं। सम ऑफ देम कैन बी एज हार्डवेयर थ्रेड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क थ्रेड्स, डेटाबेस थ्रेड्स एंड DBMS एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड थ्रेड्स। अब देखो डेटाबेस थ्रेड्स, इट मीन्स दीज आर ऑन डेटाबेस स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई थ्रेट हो और उसको एक्सेस कैसे रिलेटेड हो। और DBMS एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन जो पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करने का काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई थ्रेट्स हो। तो यहाँ पे हम देखो बात करते हैं हार्डवेयर की। अगर हम बात करें तो देखो फायर, फ्लड, बॉम्ब, डेटा करप्शन ड्यू टू पावर लॉस, है ना। ये इतने रीजंस हो सकते हैं, या तो आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, सुनामी, हाँ, बॉम्ब, कोई टेरर अटैक या इस टाइप का कुछ विस्फोट हो जाए तो हमारा सिस्टम डैमेज हो सकता है।
या फिर डेटा करप्ट हो जाए किसकी वजह से, पावर लॉस की वजह से, है ना। तो ये हार्डवेयर प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी, क्योंकि यहाँ पे कौन इफेक्ट होता है, हार्डवेयर इफेक्ट होता है। फिर अगर हम बात करें DBMS and application software, it means there we talk about software threats। तो यहाँ पे किस टाइप के सॉफ्टवेयर थ्रेट्स हो सकते हैं, देखो, फेलियर ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी आपने लगा रखी है वो फेल हो जाए, वर्क ना करे, ठीक है, गिविंग ग्रेटर एक्सेस और थ्रेट ऑफ प्रोग्राम, है ना। जो सिक्योरिटी इश्यूज है अगर वो काम नहीं करे देन देयर विल बी प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन नेटवर्क, वायर ट्रैपिंग, यानी जब आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो, जैसे मान लो आप अपने घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हो नेट बैंकिंग के द्वारा, तो ऑब्वियसली आप मान लो ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर रहे हो या जो भी आप कनेक्शन यूज कर रहे हो, चाहे मोबाइल कनेक्शन यूज कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ कनेक्शन यू हैव टू यूज टू एक्सेस दिस अकाउंट इंफॉर्मेशन। उस टाइम पे कोई आपकी जो कनेक्टिविटी वायर है या कनेक्टिविटी जो रेज है, मान लो आप वायरलेस यूज कर रहे हो या वायर नेटवर्क यूज कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ नेटवर्क जो भी आप यूज कर रहे हो, अगर उसके बीच में उस डेटा को, आपके डेटा को ट्रैप कर लिया जाए तो दैट इज ऑल्सो ए थ्रेट, है ना। एंड ब्रेकिंग और डिस्कनेक्शन ऑफ केबल्स, है ना, केबल को ब्रेक कर दिया जाए या डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो ये भी एक थ्रेट हो सकता है। देन हम बात करते हैं डेटाबेस खुद के अंदर क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकता है, अगर कोई ऑथोराइज्ड यूजर नहीं है और उसने उसको एक्सेस किया है देन देयर विल बी ए प्रॉब्लम। और कॉपिंग ऑफ डेटा, डेटा को कॉपी करना, दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम। एंड डेटा करप्शन, डेटा का करप्ट होना, है ना। ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी कंसिडर एज थ्रेट्स ऑफ डेटाबेस। डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी के क्या डेफिनेशन होती है, देखो, डेटाबेस सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which confidentiality, integrity and availability of database can be protected, है ना। तो इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो देखो मेनली सीधा सीधा मीनिंग ये निकल रहा है कि जो डेटाबेस है वो डेटाबेस, उसके अंदर मेनली कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए, इंटीग्रिटी उसकी बनी रहनी चाहिए, अखंडता उसकी बनी रहनी चाहिए, अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एक्सेस करना चाह रहा है और वो अवेलेबल ना हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। ये सब चीजें होनी चाहिए एक डेटाबेस को मेनली प्रोटेक्ट रखने के लिए। एक प्रोटेक्टेड डेटाबेस के अंदर ये सारे फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी वो प्रोटेक्टेड माना जाएगा, ठीक है। काउंटर मेजर क्या क्या है, देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी है डेटाबेस के ऊपर। बिना ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एक्सेस की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। एक्सेस कंट्रोल, किस यूजर को क्या एक्सेस देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी यूजर्स को अपने कंप्लीट डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दे सकते। व्यूज, ठीक है, जहाँ पे यूजर कनेक्ट होता है उसके व्यूज जो है उनका इंटरफेस किस टाइप का, कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बैकअप्स, डेटा जो हम डेटाबेस के ऊपर स्टोर कर रहे हैं वो एक्चुअली सिंगल स्टोरेज पे ही स्टोर हो रहा है या उसका बैकअप भी कहीं दूसरी जगह पे
हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एक आपने सर्वर बना रखा है, कंप्यूटर बना रखा है, जिसके ऊपर आप डेटा सेव करते जा रहे हो, डेटाबेस को मैनेज करते जा रहे हो, और उसके अलावा कहीं भी डेटा स्टोर नहीं है, और बाई चांस कोई वहाँ पे मान लो आग लग जाए या कुछ भी डिजास्टर हो जाए, देन सिस्टम क्रैश होगा और वो आपका कंप्लीट डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा, उसको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। अगर आप उस डेटा का कहीं दूसरी जगह पे, दूसरे कहीं पे आप उसका बैकअप ले रहे हो, देन वहां पे अगर वो पूरा सिस्टम नष्ट हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन इजीली बैकअप फ्रॉम आवर बैकअप सिस्टम। रिकवरी, हम रिकवर कर सकते हैं बैकअप सिस्टम से। इंक्रिप्शन, जो नेटवर्क सिक्योरिटीज है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। डेटा को एनक्रिप्ट करना बहुत जरूरी है ना, ताकि बीच में जो वायर ट्रैप वगैरह की जो प्रॉब्लम है वहां पे हम मेनली प्रॉब्लम्स हमें ना हो। रेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये डेटाबेस का एक मेथड है, सिक्योरिटी अप्रोच है रेड, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए। Database security concepts. Three main aspects are available there. Mainly हमें तीन चीजों पे काम करना है कि डेटाबेस के अंदर एक तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बनी रहे, डेटाबेस की इंटीग्रिटी बनी रहे, और डेटाबेस की अवेलेबिलिटी बनी रहे। अगर ये तीन काम हो गए, इसका मतलब हमारा डेटाबेस सिक्योर है ना। इन तीन सर्विसेज में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तीन फीचर्स में अगर कोई इश्यूज नहीं आया, देन वी कैन से आवर सिस्टम इज प्रोटेक्टेड। थ्रेट्स टू डेटाबेस, मेनली देखो थ्रेट्स क्या करते हैं यहाँ पे, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, डेटाबेस की इंटीग्रिटी ना रहना, अखंडता का ना रहना, ये एक थ्रेट है। लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे इश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी इन तीनों में से अगर किसी का भी लॉस होता है, देन वी कैन से देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सभी फैक्टर्स को। कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे पहले, नो वन कैन रीड ओवर डेटा, है ना, कोई भी हमारे डेटा को रीड नहीं कर सकता। कोई भी का मतलब जिसको परमिशन नहीं है वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। कम्युनिकेशन अनलेस वी वांट देम टू, ठीक है, जब तक हम नहीं चाहते तब तक कोई भी हमारे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। और अगर अपने सेकंड पॉइंट की बात करें तो देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है, इट इज प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स, है ना, अनऑथराइज्ड यूजर से हमें प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी के द्वारा। जो कॉन्फिडेंशियलिटी फीचर है वो परमिशन नहीं देता किसी को भी डेटाबेस को एक्सेस करने की, रीड करने की और कम्युनिकेट करने की, जब तक कि हम ना चाहें। तो इससे क्या होगा, अनऑथराइज्ड यूजर डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ensures that users are allowed to do the things they are trying to do, यानी इस चीज को इंश्योर किया जाना जरूरी है। यूजर्स आर अलाउड, जो यूजर्स अलाउड है टू डू थिंग्स, ठीक है, यानी एक यूजर, ठीक है, जिसको डेटाबेस के अंदर ऑथराइजेशन तो दिया गया है, यानी उसको एक्सेस करने की परमिशन मिल गई है,
बट एक्सेस करने की परमिशन मिलने के बाद भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि उसको जिस चीज के लिए, जो काम करने के लिए परमिशन दी गई थी, केवल वो वही काम करे, उसके अलावा कहीं भी इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय शुड नॉट सी द सैलरीज ऑफ देयर मैनेजर। जैसे एम्प्लॉय जो होते हैं उनको डेटाबेस एक्सेस करने की परमिशन तो होती है, बट वो मैनेजर की सैलरी नहीं देख सकते डेटाबेस में कि मैनेजर को कितना पेमेंट मिलता है ना। वो परमिशन होनी भी नहीं चाहिए, है ना। डेटाबेस के अंदर पर्टिकुलर जो एक्सेस है वो केवल उस एम्प्लॉय के लिए उतना ही होना चाहिए जितना उसके काम का है। इंटीग्रिटी, नो वन कैन मैनिपुलेट आवर डेटा प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। यानी कोई भी हमारे डेटा को चेंज नहीं कर सकता, कोई भी हमारे प्रोसेसिंग को चेंज नहीं कर सकता, जो प्रोसेस करने का तरीका है। कोई भी कम्युनिकेशन जो इश्यूज है, जो कम्युनिकेट होने का जो इंटरफेस है, उसको चेंज नहीं कर सकता जब तक हम अलाउ ना करें। यानी डेटाबेस सिस्टम जो है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है, वो अगर अलाउड ना करे तब तक कोई भी अपनी मर्जी से डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दैट इज इंटीग्रिटी। इसी को हम डेटा बेस की अखंडता कहते हैं। प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस फ्रॉम ऑथोराइज्ड यूजर्स। यहाँ पे ऑथोराइज्ड यूजर्स जो है उनसे डेटाबेस को प्रोटेक्ट किया जाता है। अनऑथोराइज्ड से तो कौन करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, जिनको ऑथोराइजेशन ही नहीं है। और ऑथोराइज जो ऑथोराइज हो चुके हैं, और वो मान लो जैसे आपने किसी लॉगिन कर लिया डेटाबेस के अंदर, आपको एक्सेस मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आप कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हो, है ना। उसको इंटीग्रिटी जो कंस्ट्रेंट्स है वो मैनेज करते हैं, और आप अपनी मर्जी से वहां पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इंश्योर्स दैट what user are trying to do is correct। यानी इस चीज को इंश्योर किया जाए कि यूजर एक्चुअली जो करना चाह रहा है, जो करने की कोशिश कर रहा है, वो सही है या नहीं। अगर सही है तो उसको करने दिया जाए, अदरवाइज उसको रोक दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू मॉडिफाई हिज और हर ओवन इंफॉर्मेशन। हाँ, एक एम्प्लॉय जो है वो अपने इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन वहां से डिलीट कर दे, अपने इंफॉर्मेशन को हटा ही दे, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकता वो, है ना। चेंज तो कर सकता है, एडिट कर सकता है, अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकता है, चेंज करने की उसको परमिशन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने उस डेटाबेस से डिलीट ही कर दे। ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो, वी कैन एक्सेस our data, conduct our processing, use our communication capabilities when we want to। जब भी हम चाहें हम डेटा को एक्सेस कर सकें, हम किसी भी टाइप की प्रोसेसिंग कंडक्ट कर सकें, हम कभी भी सिस्टम से, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकें जब हम चाहें। उसी को हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। यानी हमारे लिए वो 24 आवर अवेलेबल रहे, हम कुछ भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकें। ऑथराइज्ड यूजर्स शुड बी एबल टू एक्सेस डेटा फॉर लीगल पर्पस एज नेसेसरी। यानी जो ऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं वो मेनली क्या कर सकते हैं? शुड बी एबल टू एक्सेस
डेटा फॉर लीगल पर्पज, है ना, इलीगल पर्पज के लिए नहीं, लीगल पर्पज के लिए, कोई लीगल ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसके लिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरी है, एज नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑर्डर्स रिगार्डिंग taxes should be made on time by the tax law। यानी जो टैक्सेस हमें फील करने होते हैं, टैक्स भरने होते हैं, मेनली वो पेमेंट ऑर्डर अगर टैक्स के रिगार्डिंग है तो एक्चुअली हमें उसे ऑन टाइम फील करना होता है, अदरवाइज हमारे पेनल्टी लगती है। तो वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी का एग्जाम्पल हो सकता है ना। हम शेड्यूल करके रख देते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इस टाइम पे हो जाए। जैसे हम LIC वगैरह यूज करते हैं, या जो भी फाइनेंस जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो वो अकाउंट में हमें जाकर पे करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट वहाँ पे बिलिंग करके छोड़ देते हैं। एक मंथ की फिक्स डेट को वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेनली आपके इंस्टॉलमेंट जो है वो कट जाते हैं आपके अकाउंट से। इसी को हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं, है ना। अगर सिस्टम अवेलेबल नहीं रहेगा हर टाइम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, तीनों के अंदर क्या रिलेशनशिप है? देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है, तीनों ही यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं किससे? सिक्योरिटी से। तीनों ही सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। मेथड्स फॉर सिक्योरिंग द डेटाबेस, है ना। डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए देखो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ऑथराइजेशन, ठीक है, जिसके अंदर प्रिविलेजेस हम यूज करते हैं। एनक्रिप्शन, जिसके अंदर पब्लिक की, प्राइवेट की, है ना, और सिक्योर सॉकेट्स का हम मेनली यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर पासवर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन both are different features. Authentication used for only जब हम लॉगिन करते हैं तब उसको आइडेंटिफाई करना कि वो केवल ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथराइजेशन का मतलब कि वो फिर किस किस टाइप के सर्विसेज को यूज कर सकता है, क्या क्या एक्सेस कर सकता है, दैट इज ऑथराइजेशन, है ना। उसको किस किस चीज की अथॉरिटीज है। और नेक्स्ट है लॉजिकल, देयर आर फायरवॉल्स, जो कि एक डेटा फिल्टर मेथड होता है इंटरनेट नेटवर्क के अंदर, एंड नेट प्रॉक्सीज, दीज आर नेटवर्क सिक्योरिटी, है ना। ये हम नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर पढ़ते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस थ्रू फायरवॉल, तो मेनली ये वैसे तो नेटवर्क से रिलेटेड है, बट फायरवॉल इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, है ना। ये एक हमारे सिस्टम, जैसे मान लो हमारा सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी अप्रोच हम यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसको हम फायरवॉल बोलते हैं, ठीक है। जो भी डेटा जाएगा वो डेटा इसके अंदर से होता हुआ जाएगा, ठीक है। बाहर से जो भी ट्रांजेक्शन्स आएंगे तो वो ट्रांजेक्शन मेनली फायरवॉल से पहले गुजरेंगे, उसके बाद डेटाबेस के पास पहुंचेंगे। तो ये फायरवॉल मेनली क्या करता है?
जो भी अनऑथेंटिकेट या अनऑथराइज प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको मेनली यहीं पे डिस्कार्ड कर देता है, यहाँ से आगे जाने नहीं देता। इससे क्या है कि जल्दी से डेटाबेस को मेनली अनऑथराइज्ड यूजर्स जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते, डेटाबेस के अंदर नहीं घुस पाते, है ना। और जो मेनली मिलिशियस प्रॉब्लम्स है, जैसे आपके वायरसेस, अगर ये सब भी यहाँ पे फायरवॉल्स के द्वारा रोके जाते हैं। ठीक है, फायरवॉल इज डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑन अनदर कंप्यूटर विच इंस्पेक्ट्स नेटवर्क, है ना। ये नेटवर्क की जानकारी रखता है, ध्यान रखना, नेटवर्क को चेक करता है। इंस्पेक्ट्स नेटवर्क ट्रैफिक passing through it and Dennis permits passage based on set of rules, ठीक है। यानी यहाँ पे जो रूल्स डिफाइन किए जाते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा को फिल्टर किया जाता है। अगर उन रूल्स को फॉलो करता है तो डेटा को पास होने दिया जाता है, अदरवाइज डेटा को रोक लिया जाता है। Basically, it is a piece of software that monitors all traffic that goes from our system to another via the internet or network or vice versa। यानी जो हमारे सिस्टम से जाता है उसको भी यहाँ चेक किया जाता है, और जो हमारे सिस्टम से होते हुए सिस्टम के पास आता है नेटवर्क से, उसको भी यहाँ पे चेक किया जाता है। Database firewalls are type of web application firewall that monitor database to identify and protect against database specific attack। यानी ये जो फायरवॉल होती है वो मेनली एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स होती है। फायरवॉल्स भी अलग अलग टाइप की होती है, बहुत सारी कैटेगरीज है इसकी। तो ये जो हम यूज करते हैं डेटाबेस के साथ, वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स होती है, जो कि मेनली हमें डेटाबेस को स्पेसिफिक अटैक से बचाती है। मोस्टली सीक टू एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। हाउ डेटाबेस फायरवॉल्स वर्क्स, तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटाबेस जो है वो वर्क करता है आपका फायरवॉल, है ना। रूल्स को अगर फॉलो करता है ट्रांजेक्शन या डेटा, तो उसको पास होने दिया जाता है, अदरवाइज उसको रोक लिया जाता है। तो इसको मैं फटाफट एक बार रीड आउट कर देता हूँ, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। द डेटाबेस फायरवॉल्स इंक्लूड ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड customized security audit policies, and they can identify database attacks based on threats, patterns and called signatures। यानी पहले से इसमें बताया जाता है, सिक्योरिटी अप्रोचेज इसमें पहले से पॉलिसीज सेव कर दी जाती है, जिससे जो भी बाहर से अटैक होता है उस अटैक को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसको मेनली हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इनको हम इन पैटर्न्स को हम सिग्नेचर्स बोलते हैं। The SQL input statements, we can also say that queries are compared to these signatures, है ना। queries जब इन signatures से compare करते हैं, which are updated frequently by the vendors to identify known attacks on the database, ठीक है। जो भी वेंडर है, जो भी एक्सेस करने वाला, वो मेनली क्वेरीज को अपडेट करता है, उनको हम एसक्यूएल जो आपकी क्वेरीज है उनको सिग्नेचर्स के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये एक्चुअल क्वेरी है या कोई अटैक है। डेटाबेस फायरवॉल्स बिल्ड वाइट लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एसक्यूएल कमांड्स, स्टेटमेंट्स, डेटा सेट्स, ठीक है। वाइट लिस्ट ये एक मेनली अप्रोच होती है एसक्यूएल की, जिसको हम यूज करते हैं इसके अंदर, फायरवॉल के अंदर। ऑल द इनपुट कमांड्स आर कंपेयर्ड विद द वाइट लिस्ट एंड ओनली दोज दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वाइट लिस्ट आर सेंट टू द डेटाबेस। यानी जो एसक्यूएल की वाइट लिस्ट के अंदर अवेलेबल क्वेरीज होंगी,
केवल उन्हीं क्वेरीज को अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई क्वेरी कोई वेंडर डालता है, इट मीन्स उसको अटैक समझा जाएगा, है ना, उसको एक्सेस नहीं किया जाएगा, उसको आगे जाने नहीं दिया जाएगा डेटाबेस के पास में। हम पहले से लिस्ट बना के रखते हैं कि भैया ये क्वेरी जो है वो अलाउड है, उन्हीं को हम व्हाइट लिस्ट बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फायरवॉल, तो एडवांटेज तो आप समझ ही गए, उसमें मेनली जो एक्सेस है उसको हैंडल किया जाता है, अटैक्स को यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो मैं एडवांटेज वन बाय वन रीड कर देता हूँ। डेटाबेस फायरवॉल्स मेंटेन्स द ब्लैक लिस्ट, ठीक है, ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एंड पोटेंशियल हार्मफुल कमांड्स, यानी ये व्हाइट लिस्ट के साथ साथ ब्लैक लिस्ट भी रखती है कि ऐसी ऐसी कमांड्स जो है वो नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड डू नॉट अलाउ दिस टाइप ऑफ इनपुट्स, तो जो ब्लैक लिस्टेड कमांड्स होती हैं, अगर उनमें से कोई भी कमांड आती है तो उसको हाथों हाथ फायरवॉल के द्वारा रोक दिया जाता है। डेटाबेस फायरवॉल्स आइडेंटिफाइज द डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस को आइडेंटिफाई करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है, प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटी को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है इन डेटाबेस, एंड इंटीमेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर हु कैन टेक स्टेप्स टू पैच देम, ठीक है। मेनली फायरवॉल जो है वो इन सब को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी रखता है, और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो टाइम टू टाइम इस टाइप के सिक्योरिटी इश्यूज पैच करता रहता है डेटा फायरवॉल के अंदर। डेटाबेस फायरवॉल्स मॉनिटर्स फॉर डेटाबेस रिस्पॉन्सेज, ठीक है, डेटाबेस रिस्पॉन्सेज के लिए मॉनिटर करता है ये। जो ब्लैक पोटेंशियल डेटाबेस लीकेज जो होती है उनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डेटा लीकेज का हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।